हेलो एवरीवन गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सल्तनत काल अपन खत्म कर चुके हैं। अच्छा, फिर से पहले मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा चैनल है, इस पर अपन भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं जो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए काम आएगा। ठीक है, हम खत्म कर चुके हैं। यहाँ तक सल्तनत काल तक हम देख चुके हैं। हमने पढ़ा था लास्ट में इब्राहिम लोदी कैसे पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ था। बाबर ने उन्हें पराजित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। बात कब की है? 1526 की। बात कब की थी? 1526 की। सल्तनत खत्म हो चुका है, लेकिन मेंस के दृष्टिकोण से जो कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करके आना है। ठीक है, वो होमवर्क में करके आना है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जितना भी हर शासक के बाद मैं लिखवाया हूं कि स्थापत्य कला में उनका योगदान क्या रहा है। ठीक है, तो आपको क्रम से जमा कर जो भी अच्छा दिख रहा है, जो भी लिखने लायक है, वो सब आपको लिख के आना है 4 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स में आपको लिख के लाना है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग। सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग में किन्हीं 5 के नाम लिखिए। सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग में किन्हीं 5 विभाग के नाम लिखना आपको। ठीक है, जो जितना भी अपन विभाग पढ़े हैं उनमें से केवल 5 विभागों के सिर्फ नाम लिखने, आपको सिर्फ नाम लिखने हैं 4 मार्क्स में। और ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारियों के नाम लिखिए। सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारियों के नाम लिखिए, ये भी 4 मार्क्स में। ये भी 4 मार्क्स। ध्यान देना, 4 मार्क्स का मतलब कम से कम 5 से 6 अधिकारियों के नाम आपको लिखना है और उनका काम क्या था ये भी आपको बताना है। ये भी आपको बताना है 4 मार्क्स में। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। प्लीज होमवर्क चेक कराइए, और केवल 3 से 4 मुझे चेक करा रेगुलरली मेरे से, और उनको छोड़कर बाकी कोई भी चेक नहीं करा रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज आप लोग रोज देखकर ये वीडियो, और देखने के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर लिखने में कोई दिक्कत आ रही है या यहां समझने में कोई तकलीफ आ रही है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। बाबर यानी कि मुगल वंश। मुगल वंश अपन स्टार्ट करने वाला देखे क्या कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया है और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना की है। किसने? बाबर ने। देखते हैं बाबर के बारे में इंट्रोडक्शन। बाबर कौन से वंश का है? मुगल वंश का है। बाबर कौन से वंश का है? मुगल वंश का है। अब देखते हैं बाबर के बारे में इंट्रोडक्शन कि क्या पानीपत के पहले युद्ध के समय ही बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था और इन्विटेशन पर ही आया था? क्या उससे पहले भी वह भारत पर आक्रमण कर चुका था? इनकी हिस्ट्री में जाएंगे कि कैसे ये शासक बने हैं, मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई, देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाबर, इनके बचपन का नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिनका जन्म कब हुआ है? 1483 में। कब जन्म हुआ है? 1483 में फरगना में इनका जन्म हुआ है। पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म कब हुआ है? 1483 में। उज्बेकिस्तान में एक जगह है, नाम क्या है? फरगना, वहां पर इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा जी, जो कि तैमूर के वंशज है। जो कि तैमूर के वंशज है। कौन? उमर शेख मिर्जा। इनकी माता के बारे में देखते हैं। माता का नाम है कुतलुग निगार खानम। माता का नाम क्या है? कुतलुग निगार खानम, जो कि मंगोल है। क्या है? मंगोल है। मतलब 2 खूंखार खूनों से मिलकर क्या बना है? बाबर बना है। ठीक है, पिता क्या है? तैमूर के वंशज है। माता कौन है? मंगोल है। माता का नाम क्या है? कुतलुग निगार खानम। और इन दोनों खतरनाक खून से मिलकर क्या बना है? मुगल बना है। क्या बना है? मुगल, यानी कि बाबर बना है। ठीक है, मंगोल और तैमूर से मिलकर क्या बना है? मुगल बना है, अर्थात बोलेंगे बाबर। क्या बना है? बाबर बना है। इनके पिता क्या है? उमर शेख मिर्जा, तैमूर के वंशज थे, जबकि माता क्या थे? मंगोल थी। ध्यान देना, जब इनका जन्म हो गया है तभी क्या है? इनके पिता फरगना के शासक थे। जब बाबर का जन्म हुआ उस समय इनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे, लेकिन 11 वर्ष के आयु में, जब बाबर 11 वर्ष की आयु के हैं, तब इनके पिता की हत्या कर दी गई है। तब इनके पिता की हत्या कर दी गई है, अर्थात 1494 में 1494 में
उमर शेख मिर्जा जी की हत्या कर दी गई। किसने की है? उज्बेकों ने की। किसने की है? उज्बेकों ने हत्या कर दिया। उज्बेको है कौन? उज्बेकिस्तान में एक जाति, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उज्बेको बोले। क्या बोले हैं? उज्बेको बोले हैं। और इन्होंने उमर शेख मिर्जा की हत्या कर दी है। हत्या कर दी है मतलब क्या है? 1494 है, मतलब 11 वर्ष की आयु में ही बाबर क्या बन गए हैं? अब फरगना के शासक बन गए हैं। कैन यू इमेजिन? एक 11 साल का बालक क्या बन गया है? अब शासक बन चुका है। कहां पर? फरगना में क्या बन चुका है? शासक बन चुका है मात्र 11 वर्ष की आयु में। और उस 11 वर्ष की आयु के बालक में क्या है? एक इच्छा है। क्या है? एक इच्छा है। ध्यान देना, हम लोग अभी पढ़े क्या कि उनके पिता उमर शेख मिर्जा क्या थे? तैमूर के वंशज थे। क्या थे? तैमूर के वंशज। तैमूर की राजधानी थी समरकंद। तैमूर की राजधानी है क्या? समरकंद थी। और उस समरकंद पर अभी किसी अन्य आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। उस समरकंद पर किसी अन्य आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। इस 11 वर्षीय बालक के मन में क्या है? एक ख्वाब है। ख्वाब क्या है? उस समरकंद को वापस प्राप्त करना। उस समरकंद को वापस प्राप्त करना इस बालक अर्थात बाबर का ख्वाब है। अब उस पर ही वो प्लानिंग करता है। उस पर ही वो प्लानिंग कर रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? वो मैच्योर होता जा रहा है। मैच्योर हो रहा है मतलब बड़ा हो रहा है। और उसकी इच्छा प्रबल होते जा रही कि मुझे अपने वंशज मतलब पूरा पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद पर फिर से विजय प्राप्त करनी है। लेकिन उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा कांटा है। एक बहुत बड़ा कांटा है। नाम क्या है? सेबानी खां उज़्बेको। क्या नाम है? सेबानी खां उज़्बेको नाम का एक बहुत बड़ा कांटा है। ध्यान देना, सेबानी खां उज़्बेको बहुत ही खूंखार व्यक्ति है और उसे हराना आसान बात नहीं है। और उसे हराना आसान बात नहीं है। लेकिन एक बार बाबर ने मौका देखकर समरकंद पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर लिया। बात कब की है? 1501 की बात है। बात कब की है? 1501 में बाबर ने मौका देखकर समरकंद पर आक्रमण किया और समरकंद पर विजय प्राप्त कर ली। समरकंद पर कब्जा कर लिया। ये उनका एम था। बचपन से ख्वाब क्या था कि समरकंद पर विजय प्राप्त करना है और इसमें कामयाब भी रहे। लेकिन उनकी जो विजय है या उत्सव है केवल क्षणिक रही। क्या रही है? क्षणिक, मतलब केवल कुछ समय के लिए रही। केवल कुछ समय के लिए उनकी ये विजय रही क्योंकि सेबानी खां उज़्बेको फिर से आ गया। और इसने इस बार बाबर को समरकंद में हराया है और उसे समरकंद से वापस भगा दिया। समरकंद से भगा दिया किसे? बाबर को। किसने भगाया है? सेबानी खां उज़्बेको। आपको ये नाम याद रखना है। क्या? सेबानी खां उज़्बेको। इन्होंने बाबर को हराया है और उसके बाद उन्हें समरकंद से भगा दिया। लेकिन अब फरगना भी उनके हाथ से छूट गया। अब फरगना भी बाबर का नहीं रहा क्योंकि वहां पर भी इस सेबानी खां उज़्बेको ने अब कब्जा कर लिया। ठीक है, मतलब ये तो वही बात हो गई कि कहीं के नहीं रहे। ठीक है, फरगना तो गया ही गया, समरकंद भी चले, दोनों ही चले गया उनके हाथ से। अब कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तब भारत की ओर कूच करें कौन? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब भारत की ओर कूच करना आरंभ करें कौन? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जब सब कुछ उनके हाथ से निकल गया उज्बेकिस्तान में वाले एरिया में, तब भारत की ओर वो कूच करेंगे। अब भारत की ओर कूच करने वाला कौन? बाबर। और इसी कड़ी में 1504 में बाबर ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। बाबर ने कहां कब्जा किया है? अफगानिस्तान पर कब्जा किया है और काबुल को अपनी राजधानी बनाया है। ध्यान देना, जब उनके हाथ से समरकंद और फरगना दोनों निकल चुका है तब बाबर ने भारत की ओर कूच किया है और अफगानिस्तान पर कब्जा किया। कहां कब्जा किया है? अफगानिस्तान पर। और काबुल को अपनी राजधानी बनाया है। किसने? बाबर ने। बात कब की है? 1504 की बात है। इन्होंने काबुल को अपनी राजधानी बनाया है, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अगला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने 1507 में पादशाह या फिर बादशाह की उपाधि धारण की है। बाबर ने पादशाह या फिर बादशाह की उपाधि धारण की। ध्यान देना, इससे पहले के बाबर के पहले के जितने भी शासक हुए हैं सबने अपने आप को क्या बोला है? सुल्तान बोला। क्या बोला? सुल्तान। बाबर प्रथम ऐसा व्यक्ति था भारत में जिन्होंने अपने आप को बोला क्या? पादशाह या बादशाह। और हर मुगल शासक अब बादशाह कहलाएगा, ना कि कहलाएगा सुल्तान। क्या कहलाएगा? बादशाह कहलाएगा, क्योंकि बाबर ने पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण कर ली। कब? 1507 में। अब
वो क्या देख रहा है, भारत में साम्राज्य विस्तार करना। भारत में मतलब जो मुख्य भारत है अभी, पाकिस्तान वाला रीजन और जो इंडिया वाला, वहां पर अब वो साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे कौन, बाबर। देखते हैं इसी कड़ी में भारत पर पहला आक्रमण। अच्छा, प्री में क्वेश्चन पूछता है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कहां किया था, कहां किया था, या तो सब बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन में रहता है पानीपत भी रहता है, क्या रहता है ऑप्शन में, पानीपत भी रहता है, और सबके सब पानीपत टिक करके आते हैं। ठीक है, पानीपत टिक करके आते हैं, ध्यान देना ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। अगर क्वेश्चन पूछते हैं सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से, तो वहां पर पानीपत सही है, लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले भी बाबर ने भारत के कुछ क्षेत्रों में कब्जा किया और वहां पर तोपों का प्रयोग भी किया। ठीक है, एक क्वेश्चन यही बनता है कि भारत में बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग कहां किया। ऑप्शन में रहेगा पानीपत भी रहेगा, बाजार भी रहेगा। ठीक है, नंदना बाजार और भेरा जो आक्रमण हुआ था, वहां पर बाबर ने सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखते हैं उनके भारत अभियान के बारे में। बाबर का भारत अभियान कब हुआ? 1519 में। बाबर का पहला भारत अभियान कब हुआ है? 1519 में, जब उसने भेरा एवं बाजार के किले पर आक्रमण किया है। जब उसने भेरा एवं बाजार के किले पर आक्रमण किया है और यहीं पर उसने सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। यहीं पर उन्होंने सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। भेरा के दुर्ग पे जब उन्होंने आक्रमण किया है, तब उन्होंने सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। उसके बाद इन्होंने पेशावर पर, सियालकोट एवं सैयदपुर पर, लाहौर एवं दीपालपुर पर भी कब्जा किया था। 1519-20 की बात है, 1519-20 की बात है, जब बाबर ने भारत के इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। ये पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले की घटना है कि इन क्षेत्रों पर बाबर ने पानीपत के युद्ध के पहले ही कब्जा कर लिया था। इसी कारण अगर ऑप्शन में लगाते हो आप पानीपत का प्रथम युद्ध वही पहला अभियान है, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी इन क्षेत्रों पर बाबर कब्जा कर चुका था और इन्हीं में से जो है क्या, बाजार और भेरा, जहां पर बाबर ने पहली बार आक्रमण किया और सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग भी इन्हीं स्थानों पर किया है। सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग उसने इसी स्थानों पर भी किया है। ठीक है, तो सीजीपीएससी की बुक आती है ना, उसमें एक अच्छी फेमस कोचिंग है, उसकी किताब में भी दिया था पहले कि पानीपत को, वो गलत है, वो गलत था। ठीक है, पहला आक्रमण कहाँ है? भेरा में हुआ है और यहीं पर इन्होंने तोपों का प्रयोग सबसे पहली बार किया है। वो सुधार भी चुका है, वो अब सुधार भी चुके हैं सर लोग। ठीक है, आपको याद रखना है क्या, पहला आक्रमण हुआ कहां पर? भेरा और बाजार में, और यहीं पर सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। अब देखते हैं इनके और प्रमुख आक्रमणों के बारे में, कौन कौन से प्रमुख युद्ध बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए हैं। देखते हैं उनके प्रमुख युद्धों के बारे में। ठीक है, अब डालिए हेडिंग डालिए बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। डालिए हेडिंग बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है, हमने देखा आरंभिक रूप से उन्होंने बाजार एवं भेरा पर आक्रमण किया था। लाहौर, सियालकोट, सैयदपुर, पेशावर इलाके पर उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन उनकी ऐतिहासिक विजय, भारत में पहली ऐतिहासिक विजय बोलनी चाहिए, पानीपत का प्रथम युद्ध था। कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध, जब उन्होंने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और वहीं से क्या होता है, एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली पर कब्जा किया। ठीक है, एक नए अध्याय की शुरुआत उसी समय से होगी। अब देखते हैं कि कौन कौन सा प्रमुख युद्ध उनके द्वारा लग गया था। तो एक ध्यान देना, एक ट्रिक है। एक ट्रिक क्या है? पान खाकर चंदा में घूमो। पान खाकर चंदा में घूमो, घूमना है, थूकना नहीं है। ठीक है, पान खाकर चंदा में घूमना है भाई, थूकना नहीं है। ठीक है, पान खाकर चंदा में घूमो। ट्रिक है याद करने के लिए कि कैसे और कौन कौन से युद्ध बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए हैं। ध्यान देना, पान मतलब पानीपत, खाकर खानवा, चंदा चंदेरी, घूमो मतलब घाघरा। ठीक है, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा ये बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे। सीक्वेंस भी आपको याद करा रहा हूं मैं, सीक्वेंस भी ऐसा ही है। ठीक है, पानीपत पहले हुआ है, फिर खानवा हुआ है, फिर चंदेरी, फिर घाघरा। ध्यान देना, एक साल का गैप है, सब में एक साल का गैप है। पानीपत हुआ है कब? 1526 में, खानवा हुआ 27 में,
चंदेरी हुआ 28 में, और घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। आपको याद होना चाहिए अब, ठीक, अगली क्लास में जब मैं पूछूं तो आप सबको याद होना चाहिए कौन सा युद्ध कब हुआ है। पानीपत कब हुआ है? 1526 में। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, और घाघरा का युद्ध हुआ कब? 1529 में। देखते हैं अपन अब पहले युद्ध के बारे में। कौन सा युद्ध है? पानीपत का प्रथम युद्ध। देखते हैं अपन पहले युद्ध के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया कब? 1526 में। कब लड़ा गया है? 1526 में। कल आप लोगों ने देखा है इब्राहिम लोदी जब दिल्ली का सुल्तान है तब उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया है, और 3 लोगों ने बाबर को इनवाइट किया कि अब आइए और दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। ठीक है, कौन कौन लोग थे वो? ध्यान देना, बाबर को इनवाइट किया किसने? दौलत खान जी। क्या? पंजाब के सूबेदार थे। पंजाब के सूबेदार दौलत खां, मेवाड़ के शासक राणा सांगा जी, और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने इनवाइट किया था बाबर को कि आप आइए और दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। इन तीनों के स्वार्थ छिपे हुए थे, और इन तीनों ने इसीलिए इनवाइट किया बाबर को कि आइए और इब्राहिम लोदी को पराजित कीजिए। तो जिसके परिणाम स्वरूप बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य एक युद्ध लड़ा गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या बोलते हैं? पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में लड़ा गया था। 1526 में लड़ा गया था। ध्यान देना, इनवाइट किसने किया था? राणा सांगा जी भी इनवाइट किए थे, लेकिन जब ये अपने मंत्रियों से सलाह कर रहे हैं तब इनके मंत्रियों ने इन्हें एक सलाह दी है। सलाह क्या दी है? कि जो बाबर है वो ठीक व्यक्ति नहीं है, इसी कारण आप उनकी सहायता मत कीजिए। ऐसा उनके मंत्रियों ने राणा सांगा जी को सलाह दी है, और ये उनकी बात मानकर राणा सांगा जी ने फैसला किया क्या कि वो बाबर को इस युद्ध में हेल्प नहीं करेंगे। इनवाइट जरूर किए थे बट इन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया। किसने? राणा सांगा जी। अब ध्यान दीजिए, बाबर का दृष्टिकोण देखिए। बाबर का दृष्टिकोण देखते हैं अपन, ठीक है, ध्यान देना। तो पंजाब का सूबेदार है दौलत खां। उनके पास क्या आर्मी है? नहीं है, उनके पास कोई भी आर्मी मौजूद नहीं है। क्या चाचा के पास कोई आर्मी है? नहीं है। आर्मी किनके पास थी? राणा सांगा जी के पास थी, और उनके भरोसे पर ही बाबर आक्रमण करा था कहां पर? भारत में। लेकिन इन्होंने ऐन वक्त पर सहायता करने से मना कर दिया। मतलब क्या है? बाबर के मन में अब राणा सांगा के प्रति क्या है? द्वेष है। इनके मन में क्या है? इनके प्रति द्वेष की भावना है। इनसे बदला लेना चाहता है कौन? बाबर। ये बात हो गई। लेकिन ध्यान देना, बाबर के पास क्या है? तोप है। और इन्हीं तोपों के दम पर इनके मना करने के बाद भी बाबर युद्ध में लड़ेगा और जीत जाएगा। युद्ध किनके मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया। जीता कौन है? बाबर जीत गया है, क्योंकि उस समय उसके पास क्या है? तोप है, और तोप का मुकाबला कभी भी तलवार और तोप का मुकाबला है ही नहीं। ठीक है, ये तलवार से लड़ रहे थे, ये तोप से लड़ रहे थे। ठीक है, तलवार कैसे सामना करेगा? तोप का नहीं कर सकता। इसी का जीत कौन गया है? बाबर जीत गया, और इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी गई। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया है, वीर गति को प्राप्त हुआ है। ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछ सकता है प्री में कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में या रण भूमि मारा गया कौन है? इब्राहिम लोदी है, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी लड़ते हुए मारा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, जितने भी युद्ध में पढ़े ना, उसमें तराइन और पानीपत पूछता है डेट के हिसाब से और शासक के हिसाब से कि किनके मध्य लड़ा गया था। ठीक है, रिकॉल करते एक बार। तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के मध्य। लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और यल्दौज के मध्य लड़ा गया था। फिर आता है क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ऐसे ही आपको पानीपत के भी 3 याद करने हैं। ठीक है, मैं एक आध दिन पूछूंगा ऐसे ही सरप्राइजिंगली। ठीक है, अभी याद रखना, तराइन पूरा 3 हो चुका है, और पानीपत का पहला युद्ध भी हो गया जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया है। अब इस पानीपत के युद्ध में कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे बाबर युद्ध जीतने में सफल रहा है। ठीक है, और युद्ध के बाद क्या क्या हुआ है इसके बारे में अपन जानते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। सुनिए आप लोग। ठीक है, बाबर ने इस युद्ध में
तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था, जो उसने उज़्बेकों से सीखा है। जो किसने सीखा है? उज़्बेकों से सीखा है। ये उज़्बेकों वही है जिसने बाबर के पिता की हत्या की थी। उमर शेख मिर्जा की हत्या किसने की थी? उज़्बेकों ने की थी। और उनसे ही सीखा क्या है? तुलुगमा पद्धति। मतलब क्या है? पीछे से हमला करना। पीछे से हमला करने का कहलाया तुलुगमा पद्धति कहलाया है। ठीक है, इस पद्धति का प्रयोग बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। अब कुछ देर पहले बताया हमें कि बाबर के पास क्या है? तोप है। तोप रहने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो तोप को चलाने वाले प्रोफेशनल ट्रेंड व्यक्ति चाहिए, और इनके पास ट्रेंड पर्सन है जो तोप को सही समय पर सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं। और इनके बारे में प्री में फैक्ट पूछ चुका है कि बाबर के तोपचियों का नाम क्या था इस युद्ध के समय। पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान बाबर के तोपची कौन थे? नाम याद है, नाम याद रखना, अली एवं मुस्तफा। नाम क्या है? अली एवं मुस्तफा। उनके तोपचियों के नाम है पानीपत के प्रथम युद्ध के समय। ठीक है, क्या नाम है? अली एवं मुस्तफा। उनके तोपची के नाम है किस युद्ध के समय? पानीपत के प्रथम युद्ध के समय। ठीक है, देखते हैं थर्ड पॉइंट। बाबर ने उस्मानी पद्धति में तोपों का प्रयोग किया। तोपों को कैसे अरेंजमेंट करना है उसके लिए एक पद्धति, उसको पद्धति को हम लोग क्या बोले हैं? उस्मानी पद्धति बोले हैं। तोपों को, मतलब 2 तोप हैं, 3 तोप हैं, उन तोपों को अरेंज कैसे कर रहे हैं उस पद्धति को हम लोग क्या बोले हैं? उस्मानी पद्धति बोले हैं, जो बाबर ने ईरानियों से सीखा। किससे सीखा है? ईरानियों से सीखा है बाबर ने। क्या पद्धति? उस्मानी पद्धति। 2 पद्धति पढ़ चुके हैं। पहला क्या था? तुलुगमा पद्धति, मतलब क्या? पीछे से हमला करना, पीछे से हमला करना। ये क्या है? उस्मानी पद्धति। ये तोपों के प्रयोग से संबंधित है। क्या? उस्मानी पद्धति, जो बाबर ने ईरानियों से सीखा है। जब बाबर जीत गया, जब बाबर इस युद्ध में जीत गया है, तब बेहद खुश है, और उसने काबुल के प्रत्येक घर में चांदी का एक सिक्का बांटा है। जीतने के पश्चात बाबर ने काबुल के प्रत्येक घर में चांदी का एक सिक्का बांटा है। भयंकर खुश है कौन? बाबर। और इस युद्ध के पश्चात उसने एक उपाधि धारण की है। कौन सी उपाधि? कलंदर की उपाधि। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतने के पश्चात कलंदर की उपाधि धारण की थी। ये आपको याद रखना है, इस सब को, पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में ये सब चीज आपको याद रखना है। ठीक है, खत्म होता है आपका क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध अब खत्म होता है। अगला युद्ध कौन सा है? खानवा का युद्ध। अगला युद्ध कौन सा है? खानवा का युद्ध। बात कब की है? 1527 की बात है। सुनिए आप ध्यान से। हमने देखा है क्या कि पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान राणा सांगा जी ने इनकी सहायता करने से मना कर दिया था। राणा सांगा जी ने बाबर की सहायता करने से मना कर दिया था, और इसी कारण क्या है? बाबर के मन में इनके लिए द्वेष की भावना है, और इसीलिए बाबर ने अगला आक्रमण किन पर किया है? राणा सांगा जी के ऊपर किया है। कहां पर किया है? राणा सांगा जी के ऊपर। और इस युद्ध को हम लोग क्या बोले हैं? खानवा का युद्ध। क्या बोले हैं? खानवा का युद्ध 1527 में बाबर एवं राणा सांगा जी के मध्य लड़ा गया था। डालिए हेडिंग खानवा का युद्ध। डालिए हेडिंग खानवा का युद्ध 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ है। किनके मध्य होगा? बाबर और राणा सांगा जी के मध्य होगा। ठीक है, ध्यान देना। अब इस युद्ध के बारे में सुनना ध्यान से। ठीक है, बाबर की एक आत्मकथा है। उस आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी। लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, अभी सुनिए बस। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी। उसमें बाबर लिखता है कि इस बार खानवा के युद्ध में उनके सामने एक बहुत विशाल सेना, एक बहुत बड़ी सेना है, और उस सेना को देखकर बाबर के सैनिक विचलित हो गए हैं। ठीक है, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी आर्मी है उनके अगेंस्ट में कि उस सेना को देखकर बाबर की आर्मी विचलित हो गई। उन्होंने लड़ने से मना कर दिया कि इतनी बड़ी सेना का मुकाबला हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। उसमें बाबर कहता है कि इस समय जो राणा सांगा जी हैं उनके तरफ क्या है? इतने शासक हैं, बोलते हैं 7 राजा, 9 राव और 104 सामंत। 104 सामंत, इनका सपोर्ट किसको है? राणा सांगा जी को है। ठीक है, 7 राजा, 9 राव, 104 सामंत, सब युद्ध करने आए किनकी तरफ से? राणा सांगा जी की तरफ से युद्ध करने आए हैं बाबर के अगेंस्ट में। और इसको देखकर बाबर की सेना में खलबली मच गई। उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया है। ठीक है, तब बाबर उनके पास जाएगा और उनको मोटिवेट करेगा और मोटिवेट करने के लिए बाबर ने 2 घोषणाएं की है। मोटिवेट करने के लिए बाबर ने 2 घोषणाएं की हैं। पहला क्या दिया उन्होंने? जिहाद का नारा दिया। बाबर ने खानवा के युद्ध में
जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब क्या है? धर्म युद्ध। मतलब क्या है? हम इस्लाम की स्थापना के लिए, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए युद्ध कर रहे हैं, ऐसा उसने अपने सैनिकों को बोला है, ताकि उनका ध्यान बटा रहे और वो युद्ध कर सके, विचलित ना हो। इसीलिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है। साथ ही साथ बाबर ने मुस्लिम सैनिकों पर एक आदेश जारी किया। बोला है क्या कि इस युद्ध के पश्चात जो मुस्लिम व्यापारी हैं उनके ऊपर उस समय एक टैक्स लगता था। उनके ऊपर। उसका मतलब बोलते हैं क्या? तमगा कर। ठीक है। उस समय मुस्लिम व्यापारी के ऊपर एक टैक्स लगाया जा रहा था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तमगा कर। बाबर ने घोषणा किया क्या कि इस तमगा कर को समाप्त कर दूंगा। अब उसकी आर्मी में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। जिहाद का नारा भाई साहब ने दे दिया है, और इस कारण अब उनकी सेना लड़ने को एग्री है। साथ ही प्लस पॉइंट क्या है? इनके पास क्या है? तोप है। क्या इनके पास? तोप है। और इनके पास क्या है? तलवार है, धनुष बाण है। ठीक है। और तोप का मुकाबला ये नहीं कर पाएंगे। हालांकि बहुत बहादुरी से लड़े हैं, लेकिन फिर भी तोप का मुकाबला करना असंभव है। तोप का मुकाबला करना तलवार से वो भी असंभव है। और इसी कारण इस युद्ध में कौन जीत गया है? बाबर जीत गया है। कौन पराजित हुए हैं? राणा सांगा जी इस युद्ध में हार गए हैं। इस युद्ध में हार कौन गए हैं? राणा सांगा जी की सेना हार गई है। जीता कौन है? बाबर। और इस युद्ध में जीतने के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की है। कौन सी उपाधि? गाजी की उपाधि। महमूद नबी में अपन पढ़ चुके हैं। गाजी का मतलब क्या होता है? विधर्मियों की हत्या करने वाला। और यही उपाधि बाबर ने भी खानवा के युद्ध के पश्चात धारण की थी। ठीक है। दो चीज याद रखना। क्या? पानीपत के फर्स्ट बैटल में जीतने के पश्चात बाबर ने कलंदर की उपाधि ली है। खानवा के युद्ध में जीतने के पश्चात उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। क्लियर है ये? अब देखते हैं इनके अगले आक्रमण, यानी कि चंदेरी वाले आक्रमण के बारे में देखते हैं। बाबर का चंदेरी में सामना किनसे हुआ, देखते हैं इसके बारे में। ठीक है। लिखिए, अगला हेडिंग डालिए, चंदेरी का युद्ध। अब देखते हैं बाबर द्वारा लड़े गए अगले युद्ध के बारे में। अगला युद्ध कौन सा था? चंदेरी के युद्ध। अगला युद्ध बाबर के द्वारा चंदेरी के युद्ध लड़ा गया कब? 1528 में। कब लड़ा गया था? 1528 में। ध्यान देना, हमने देखा कुछ देर पहले क्या? खानवा का युद्ध। क्या देखा है? खानवा का युद्ध। बाबर और राणा सांगा जी के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। लेकिन कुछ देर पहले बताऊं मैं क्या कि बाबर की एक आत्मकथा है। कौन सी? तुजुक ए बाबरी। उसमें बाबर कहता है क्या कि इस समय राणा सांगा जी के साथ एक बहुत ही विशाल सेना है, और उस सेना को देखकर उनकी सेना विचलित हो गई थी। उस सेना में कौन था? एक दो व्यक्ति बहुत फेमस है, महमूद लोदी है, और कौन है? मेदिनी राय है। महमूद लोदी है और मेदिनी राय राणा सांगा की तरफ से इस युद्ध में पार्टिसिपेट किए हैं। महमूद लोदी है कौन? इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई है। इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई है कौन? महमूद लोदी। ठीक है। इन लोगों ने खानवा के युद्ध में इनके अगेंस्ट में, बाबर के अगेंस्ट में युद्ध लड़ा था। मतलब क्या है? बाबर के मन में इन दोनों के खिलाफ क्या है? द्वेष की भावना है। और इनके खिलाफ अब अगला आक्रमण करने वाला कौन? बाबर। क्योंकि इस युद्ध में इन्होंने बाबर के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी, इसी कारण बाबर इस युद्ध में अगला युद्ध इनके खिलाफ ही करने वाला। ठीक है। देखते हैं अपन कौन सा? चंदेरी के युद्ध 1528 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया? 1528 में। बाबर और मेदिनी राय जी के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। कब की बात है? 1528 की बात है। कब की बात है? 1528 की बात है। जीता कौन है? बाबर इस युद्ध में विजय हुआ है। ये युद्ध इसलिए फेमस है क्योंकि इस युद्ध में बाबर की ओर से एक सेनापति लड़ने आया है। नाम क्या है उसका? शेर शाह सूरी। आगे चलकर ये दिल्ली का सुल्तान बनेगा, बादशाह बनेगा। कौन? शेर शाह सूरी। क्योंकि इसने बाबर के पुत्र हुमायूं को हराया है। लेकिन अभी क्या है? केवल एक साधारण सैनिक बनकर उसने बाबर की ओर से पार्टिसिपेट किया है। कब के युद्ध में? चंदेरी के युद्ध में। बात है 1528 की बात है। उन्होंने बाबर की सेना में एक साधारण सैनिक के रूप में कार्य किया था। चंदेरी के युद्ध में बाबर की ओर से लड़े हैं। बाबर की ओर से इन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना।
देखते हैं हम बाबर के अगले अभियान के बारे में। बाबर का अगला युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? घाघरा का युद्ध। हम पढ़े स्टार्टिंग में पानीपत, खानवा, चंदेरी और आखिरी में क्या बचता है? घाघरा का युद्ध। क्या बचता है आखिरी में? घाघरा का युद्ध। कब लड़ा गया है? 1529 में। कब लड़ा गया है? 1529 में। किनके मध्य लड़ा गया है? बाबर और महमूद लोदी के मध्य। किनके मध्य लड़ा गया है? बाबर और महमूद लोदी के मध्य। हमने देखा क्या? खानवा के युद्ध में बाबर के अगेंस्ट में लड़ा कौन है? महमूद लोदी और मेदिनी राय। ये दोनों क्या है? बाबर के अगेंस्ट में राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इसी कारण बाबर ने चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया। बचा कौन है? महमूद लोदी। और महमूद लोदी के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया है कब? 1529 में। इसी कारण महमूद लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया है घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ये है कौन? इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था। कौन था? इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था। कौन? महमूद लोदी। अब इस आक्रमण के पीछे बाबर के दो उद्देश्य थे। दो उद्देश्य क्या थे? पहला तो क्या है? इसको मजा चखाना है, महमूद लोदी को मजा चखाना है, क्योंकि इसने खानवा के युद्ध में इनके अगेंस्ट में काम किया था, पहला। दूसरा क्या है? बाबर की दिली इच्छा, दिली तमन्ना क्या है कि भारत से अफगानियों को बाहर निकालना है। भारत से अफगानियों को बाहर निकालना है, भगाना है भारत से। ठीक है, अगर प्रेम में क्वेश्चन आता है, भारत में दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अफगान वंश कौन सा था? लोदी वंश। कौन सा था वो? लोदी वंश था, जो अफगान के थे। लोदी वंश क्या है? अफगान के थे। इससे पहले के सभी कहां के थे? तुर्क के थे। अफगानी कौन है? लोदी वंश के व्यक्ति। मतलब इन सबको भारत से बाहर निकालना चाह रहा है कौन? बाबर। और इसी कारण इसने युद्ध लड़ा। कौन सा? घाघरा युद्ध। जब युद्ध लड़ा गया उसमें बाबर जीत गया। हारा कौन है? महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई है, वो इस युद्ध में पराजित हुआ है। ठीक है, इस युद्ध के बारे में बहुत फेमस किया क्या कि मध्यकालीन भारत में एकमात्र युद्ध है जो जल एवं थल दोनों में लड़ा गया है। घाघरा का युद्ध मध्यकालीन भारत के इतिहास में एकमात्र युद्ध है जो जल एवं थल दोनों में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध है? घाघरा का युद्ध। ठीक है, अब बाबर का भारत में विजय अभियान समाप्त होता है। ठीक है, मतलब अब युद्ध नहीं करेंगे। अब देखना है उनके द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य के बारे में। बाबर द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य के बारे में देखते हैं। हमने पढ़ा है क्या? खानवा के युद्ध के टाइम बताया हूं मैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में लिखा है क्या कि राणा सांगा के पास एक बहुत बड़ी सेना है। क्या? एक बहुत बड़ी सेना है। किसने लिखा है? बाबर ने अपनी रचना तुजुक-ए-बाबरी में लिखा है। अब जानते हैं तुजुक-ए-बाबरी के बारे में कुछ। ध्यान देना, ये क्या है? बाबर की आत्मकथा है। बाबर की आत्मकथा है। नाम क्या है? तुजुक-ए-बाबरी। नाम क्या है? तुजुक-ए-बाबरी। ये बाबर की आत्मकथा है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। तुजुक-ए-बाबरी मूलतः तुर्की भाषा में लिखी गई थी बाबर के द्वारा। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। लेकिन हम सबको पता है क्या कि मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। क्या थी राजभाषा? फारसी। इसीलिए जब बाद में मुगलों का राज्य आगे बढ़ेगा तब इस तुजुक-ए-बाबरी का फारसी में अनुवाद कराया जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? इस तुजुक-ए-बाबरी का बाद में फारसी में अनुवाद कराया जाएगा, क्योंकि मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। इसीलिए पूछता है क्वेश्चन, तुजुक-ए-बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया है? दो व्यक्तियों के नाम है, दो लोग हैं। पहला कौन है? पायंदा है। और कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना। दो लोग हैं जिन्होंने तुजुक-ए-बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। कौन है? पायंदा। और कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब यूपीएससी एक बार जज्बातों से खेल गया है। ठीक है, पूछ रहा है क्या? तुजुक-ए-बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तुजुक-ए-बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? ध्यान देना, बेवरिज और लिडन नाम के व्यक्तियों ने तुजुक-ए-बाबरी का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, अब इस तुजुक-ए-बाबरी में बाबर लिखता है क्या? जब वह भारत पर आया उस समय भारत में 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य गए। ठीक है, जब बाबर भारत आया उस समय भारत में 2 हिंदू राज्य और 5 मुस्लिम राज्य स्थापित हैं। पूछ सकता है एक बार प्री में कंफ्यूज करने के लिए, इनमें से कौन सा शामिल था, इनमें से कौन सा शामिल नहीं था। ध्यान देना, बाबर लिखता है क्या? जब वह आया भारत में इस समय 2 हिंदू राज्य हैं, 2 हिंदू राज्य हैं और 5 मुस्लिम राज्य हैं। एक तो अपन पढ़ चुके हैं कब? खानवा के युद्ध में, जब उसका मुकाबला किससे हुआ है? राणा सांगा जी से हुआ है। मतलब क्या है? एक तो हिंदू यही है, एक तो हिंदू कौन है? राणा सांगा जी है। मतलब क्या है? एक राज्य कौन सा हो गया? मेवाड़ हो गया। कौन सा हो गया? मेवाड़।
अगला कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य। अगला कौन सा बचता है? विजयनगर साम्राज्य, जो कि दक्षिण भारत में है। बाबर लिखता है क्या इस समय कि विजयनगर साम्राज्य के तत्कालीन शासक कौन है? कृष्णदेव राय जी इस समय भारतवर्ष के सबसे पावरफुल शासक हैं। कौन लिखता है? बाबर अपनी रचना तुजुक ए बाबरी में लिखता है। ठीक है, इन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख बाबर ने तुजुक ए बाबरी में किया है। अब पूछता कि इनमें से कौन सा मुस्लिम राज्य वर्णित है तुजुक ए बाबरी में? कौन सा वर्णित है या कौन सा वर्णित नहीं है? 5 मुस्लिम राज्य कौन है सुन लीजिए। पहला है दिल्ली, फिर है बंगाल, मालवा, गुजरात और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, कौन कौन से हैं? दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात और बहमनी साम्राज्य का उल्लेख बाबर ने अपनी रचना तुजुक ए बाबरी में किया है। ये खत्म होता है इसके बारे में, तुजुक ए बाबरी अर्थात बाबरनामा के बारे में। इससे एक नाम और क्या है? बाबरनामा भी। तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा भी कहते हैं। क्लियर है? खत्म होता है ये। अब देखते हैं बाबर के अन्य कार्यों के बारे में। बाबर के अन्य कार्यों के बारे में देखते हैं। सड़क को मापने के लिए बाबर ने सड़क को मापने के लिए एक नया पैमाना, एक नया स्केल विकसित किया है और उस स्केल को बोला गया है क्या? गज ए बाबरी। क्या बोला गया है? गज ए बाबरी कहा गया है। क्या बोला गया है? गज ए बाबरी। बाबर द्वारा विकसित है गज ए बाबरी, जो कि सड़क को मापने के लिए एक नया पैमाना है। ठीक है, इसके साथ ही बाबर के समय में ही एक नई पद्य शैली विकसित हुई। कौन सी शैली? मुबैयान पद्य शैली का विकास। मुबैयान पद्य शैली का विकास बाबर के समय ही हुआ है। कौन सी शैली है? मुबैयान पद्य शैली का विकास बाबर के समय ही हुआ था। ठीक है, अब जब ये सब काम कर चुके हैं, बहुत सारा युद्ध लड़ चुके हैं, तब बाबर की इच्छा क्या है? उन्हें अब आराम करना है, पार्क में घूमना है। क्या करना है? पार्क में घूमना है। और इसी प्रयोजन से बाबर ने भारत में बनाया है, एक पार्क बनवाया है, एक बाग बनाया है। कहाँ? आगरा में। कहाँ बनवाया है? आगरा में। इस बाग को बोला गया है क्या? आराम बाग। इस पार्क को बोला गया है क्या? आराम बाग। कहा गया है? क्या बोला गया है? आराम बाग। इसी का एक नाम और क्या है? नूर ए अफगान। क्या नाम है? नूर ए अफगान। इस बाग का नाम क्या है? आराम बाग, या फिर एक नाम और क्या है? नूर ए अफगान। ठीक है, अब जब बाबर की मृत्यु होगी, तब बाबर को इसी आराम बाग में दफनाया गया था। इसी आराम बाग में बाबर को दफनाया गया था। लेकिन बाबर की इच्छा क्या थी कि जब भी उनकी मृत्यु हो तब उन्हें उनके प्रथम नहीं बोलना चाहिए, उनकी राजधानी काबुल में दफनाया जाए। उनकी राजधानी काबुल में दफनाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कहां से की थी? काबुल से की थी। इसी कारण बोल रहे हैं क्या कि मृत्यु के बाद उनका मकबरा कहां बनना चाहिए? काबुल में बनना चाहिए। लेकिन आरंभिक रूप से इन्होंने आगरा में आराम बाग में इन्हें दफनाया था। मुगलों ने आराम बाग में ही बाबर को दफनाया था, लेकिन बाद में उनकी इच्छा के अनुसार इनका मकबरा काबुल ट्रांसफर किया गया। इनका मकबरा काबुल में ट्रांसफर किया गया। ध्यान देना, मकबरे से क्वेश्चन पूछ सकता है प्री में। व्यापम तो पूछता ही है, और प्री में भी पूछ सकता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, अकबर का मकबरा कहाँ है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ध्यान देना, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। आरंभिक रूप से उन्हें आराम बाग में यानी कि आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उनकी इच्छा के अनुसार उनका मकबरा काबुल ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, खत्म होता है बाबर के बारे में। अब बाबर के पुत्रों के बारे में कल देखेंगे कि कैसे उनका ज्येष्ठ पुत्र कौन था? हुमायूं था। लेकिन बाबर के 2 और पुत्र हैं, 3 और पुत्र हैं, पुत्री भी है। और इन सब के मध्य राज्य का बंटवारा करना है। बाबर के कुल 4 पुत्र हैं, ठीक है, कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं, और इन 4 पुत्रों के मध्य करना है साम्राज्य का बंटवारा करना है। अब देखेंगे कल कि कैसे साम्राज्य का बंटवारा होगा। ठीक है, ये खत्म होता है बाबर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, आज बहुत सारे इंटरप्शन है आज, उसके लिए सॉरी। ठीक है, कल से कोशिश करेंगे कोई भी इंटरप्शन बीच में ना आए। ठीक है, थैंक यू क्लास।